काला पानी के बारे में तो सुने होंगे। काला पानी, सेल्यूलर जेल, अंडमान आइलैंड, बस उसी का साउथ अफ्रीकन इक्विवेलेंट समझ लीजिए। नाम है रॉबिन आइलैंड। क्या बोले? रॉबिन आइलैंड। वहां एक सुबह एक छोटी सी प्लेन लैंड करती है। उस प्लेन से उतरते हैं एक व्यक्ति, और जब उतरता है जेल की तरफ बढ़ता है तो जेल के एंट्रेंस में खड़ा रहता है जेलर, वार्डन। बोलता है उसको एक विलन की तरह, एक हिंदी या इंग्लिश फिल्म के विलन की तरह बिल्कुल। क्या कहता है? दिस इज द आइलैंड, यू विल डाई। आप यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। अंदर आते हैं, कपड़े फेंके जाते हैं। जो कपड़े जेल में पहनना है वो कपड़े फेंके जाते हैं। नॉट इवन फुल ट्राउजर्स, हाफ पैंट, टोटल ह्यूमिलिएशन वही पहनना है। ले जाया जाता है प्रिजन सेल की तरफ। छोटा सा कमरा, 8 फीट बाय 7 फीट। कितना? 8 फीट बाय 7 फीट। कोई टॉयलेट नहीं, एक आयरन बकेट, उसी से काम चलाना है। थिन ब्लैंकेट्स, एक छोटा सा विंडो, एंड दैट वाज गोइंग टू बी हिज लाइफ फॉर द नेक्स्ट ऑफ हिज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि अब समझ रहे हैं पूरा जिंदगी जो है उसको उस जेल में बिताना था। जो व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने 18 साल उस छोटे से कमरे में गुजारे। 18 years ऑफ हिज लाइफ। उनका नाम है और जेल में भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया मेंटल टॉर्चर करने का। जो पुलिस ऑफिसर्स थे जेल में तैनात, कभी कभी आते, घर के बारे में बोलते, आपके वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया है, आपका बेटा का डेथ हो गया है। सोचिए क्या चलता उस आदमी के दिमाग में। बट he didn't give up, he didn't give in। नेल्सन रोलिलाला मंडेला। आज हम उनके ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एन एक्सर्प्ट, इसको हम लोग कहते हैं एक्सर्प्ट। एक बहुत बड़ा सा कहानी, उसका एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा आज पढ़ेंगे तो फिर उनका स्ट्रगल, उनका ये रिएक्शन, उनका महानुभवता के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो कहानी की पहले की कहानी, थोड़ी पीछे की कहानी आज मैं आपको कहने वाला हूं। इससे पहले कि मैं लेसन में प्लंज इन करूं, आप लोग जब गुपचुप खाने जाते हैं तो व्हाट डू यू डू आफ्टर हैविंग द गुपचुप? आप कहते हैं भैया सूखा वाला गुपचुप दीजिए, सूखा गुपचुप दीजिए। उसमें एक अलग मजा है। आप भले 10 खा ले गुपचुप, 20 खा ले, लेकिन वो सूखा गुपचुप का एक अलग वैल्यू है। तो मैं नॉर्मली सूखा गुपचुप एक्चुअल गुपचुप के बाद दिया जाता है, लेकिन मैं सूखा गुपचुप से ही शुरू करूंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है उससे शुरू करूंगा, क्योंकि उसके बिना ये कहानी शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं, संदीप माहेश्वरी के, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के। दिस इज अ मोटिवेशनल स्टोरी। दिस इज अ लाइफ लिव्ड बाय नेल्सन रोलिलाला मंडेला। रोलिलाला, ये जो नाम था, इट वॉज गिवन बाय हिज फादर। उनके पापा बिलोंग टू जोहर ट्राइब, उन्होंने ये नाम दिया था रोलिलाला। इसका मतलब क्या पता है? ट्रबल मेकर, जो ट्रबल क्रिएट करता है। ट्रबल मेकर। किसी किसी का नाम बहुत सार्थक होता है। नाम से याद आया, माय नेम इज मैनाक सेन एंड आई टीच एट जिला स्कूल गिरिडीह। आई टीच इंग्लिश ऑब्वियसली, और मुझे कहानियां बोलना बड़ा पसंद है। तो अभी का जो कहानी है वो है रोलिलाला के बारे में, जिसका अर्थ है, रोलिलाला का अर्थ है ट्रबल मेकर। जैसे कि मैंने कहा, आगे चल के ये बड़ा सार्थक नाम रहा। फिर बोलेंगे ये नाम कहां से आया? तो नेल्सन नाम जो है, उनके स्कूल के पहले दिन में, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, उनकी टीचर ने उन्हें ये नाम दिया। क्यों? दिस वॉज वेरी हार्ड फॉर देम टू प्रोनाउंस।
रोलीलाला नाम जो है बहुत डिफिकल्ट है उन लोग के प्रोनाउंस करना, तो ये नाम ये एक्चुअली उनके टीचर ने उनको दिया, नेल्सन। नेल्सन बड़ा हुआ, ही वेंट ऑन टू बिकम एन अटॉर्नी। ऐसा नहीं था कि बचपन से ही जो है या छोटे से ही जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास इनजस्टिस होते हुए देखा अपने भाई बहनों के साथ, तब उनसे नहीं रहा गया। अब आप पूछेंगे इनजस्टिस किस बात की, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। साउथ अफ्रीका में 1948 से एक गवर्नमेंट पॉलिसी चालू हुआ, एपैथीट। क्या है ये? गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत जो है व्हाइट डोमिनेशन पे तवज्जो दिया गया। व्हाइट डोमिनेशन, एक सेग्रीगेशन, एक अलगाववाद किसके बीच में? व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स के बीच में। और नॉन व्हाइट्स से मेरा मतलब सिर्फ ब्लैक लोग नहीं है, वी एशियंस, वी इंडियंस, वी ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन व्हाइट्स। तो और ये इतना घिनौना, इतना हेट्रेड भरा पॉलिसी था कि आप सोच सकते हैं एक व्हाइट और एक नॉन व्हाइट एक ही टेबल रेस्टोरेंट के वहां बैठ कर नहीं खा सकते हैं, एक ही एरिया में नहीं रह सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स टीम अगर फॉर्म करना है तो उसमें नॉन व्हाइट्स नहीं रह सकते हैं। सोचे, तो इसके खिलाफ उन्होंने धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू की। और आप जानते हैं अकेला उंगली कुछ नहीं, लेकिन मुट्ठी बहुत कुछ। तो उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बहुत सारे लोगों को मारा गया एक बार जब पुलिस स्टेशन का घेराव हुआ था, टोटली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, लेकिन अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। नेल्सन से देखा नहीं गया। धीरे धीरे वो थोड़ा नॉन वायलेंट अप्रोच की तरफ बढ़ा, और जब ये हुआ तो पुलिस को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसको पकड़ने के लिए जो है पूरा पुलिस फोर्स लग गया। बट नेल्सन रोलीलाला मंडेला, ही वॉज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। कभी शॉफर, ड्राइवर, कभी कोई मैकेनिक, डिफरेंट डिफरेंट भेस में वो घूमता था। जब वो पकड़ा गया आखिरकार, he was in the disguise of a shopper, एक ड्राइवर के डिस्गाइज में था। पकड़ा गया तो उनको ले जाया गया रॉबिन माइन। अपने 27-28 इयर्स के प्रेजेंट में 18 इयर्स उन्होंने इसी आइलैंड में बिताया। साल में 1-2 बार वाइफ को विजिट करने की इजाजत होती, एक ग्लास विंडो, और इस तरफ नेल्सन, उस तरफ वाइफ, एंड देयर यूज्ड टू बी कन्वर्सेशन, नॉट टचिंग। चिट्ठियां आती थी ब्लेड से, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्ड्स जो थे उसको हटाया जाता। तो अगर 100 वर्ड की चिट्ठी है, 80 वर्ड्स यूज्ड टू बी एडिटेड आउट। सोचिए क्या जीवन। लेकिन नेल्सन जब जेल से छूटा, लोग पूछे व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड, डिड यू वांट टू टेक रिवेंज? उन्होंने कहा कि 28 साल का कैदी जीवन जो है मेरे से सब कुछ छीन लिया। मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरा फैमिली लाइफ, एक चीज जो हम उन्हें छीनने नहीं दिए, ना देंगे, वो है दिल। ये दिल मेरा रहेगा, और ये जो है ये फॉरगिविंग रहेगा। ये उस आदमी की महानता थी। He didn't give in, जैसा कि मैंने कहा। अब हम लोग आएंगे चैप्टर में। कहीं ना कहीं अब आप शायद उनको और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए। आते हैं चैप्टर की समय बहुत कम है, तो मैं पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ पाऊंगा। आई विल बी रीडिंग इंपॉर्टेंट लाइन्स, लेकिन आप जब पढ़िएगा प्लीज पूरा चैप्टर पढ़िएगा। मुझे पता है बहुतों के पास किताब नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। मैंने पीडीएफ प्रिंट निकाला। अब प्रिंट नहीं निकालिए, लेकिन मोबाइल से जो है डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए। लेकिन पूरा पढ़िएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और अगर आप पूरा नहीं पढ़िएगा यू वोंट बी एबल टू आंसर। तो शुरू होता है ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो हिस्सा है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो शुरू होता है 10th में 1994। क्या हुआ था इस दिन? इट वॉज द ओथ टेकिंग सेरेमनी।
इट वॉज द स्वेरिंग सेरेमनी। किनका? मैंने कहा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे नेल्सन मंडेला। आखिरकार उन्होंने अपार्थाइड से मुक्ति दिलाई देश को, और फाइनली एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें ब्लैक लोग वोट कर पाए और बहुत अच्छे मार्जिन से जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीता। एंड नेल्सन मंडेला was elected the president of South Africa, the first black president. कब बने? 1994। oath taking ceremony हुआ कहाँ? ये क्वेश्चन पूछता है। Where did the oath taking ceremony take place? It took place in a sandstone amphitheater in the Union Buildings of Pretoria. कहाँ पे? Sandstone amphitheater. Amphitheater क्या होता है? कुछ स्टेडियम जैसा, कोई ऊपर में छत नहीं रहता है, खुला जगह, स्टेप्स रहता है, रोमन कॉलोसियम की तरह। और वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली थी। पूरी दुनिया से जो है डिग्निटरीज आए हुए थे, लीडर्स आए हुए थे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पायस ओकेशन। ये ओकेशन इतना खास क्यों था? क्योंकि इट वाज द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, ऑफ गुड ओवर इविल। ये मिथ्या पे सत्य की विजय थी, झूठ पे सच की विजय थी। और पूरा संसार, पूरा दुनिया के जितने डिग्निटरीज थे वो सब आए हुए थे इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो 10 मई 1944 स्वेरिंग सेरेमनी शुरू हुआ। नेल्सन मंडेला को साथ देने के लिए उनकी बेटी जो थी, एक बेटी जो थी, वो जो है आए हुए थे। बेटी का नाम ज़नानी। बेटी का नाम ज़नानी। जब स्वेरिंग सेरेमनी शुरू हुआ, पहले डी क्लर्क जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, वो जो है ही वाज स्वर्न इन एज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो बेकी जो है ही वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम था डी क्लर्क और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम था थाबो बेकी। जब उनका समय आया प्लेज लेने का, ओथ लेने का, उन्होंने कहा आज आप सबके समक्ष जो है एक बहुत खास ओकेशन है। हम लोग उभर के आए हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से। किससे? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से। वो किस चलते हुआ? व्हाट इज रेफर्ड टू एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? वो था द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड एंड द कंसिक्वेंसेस, द हेट्रेड, द प्रेजुडिस दैट इट क्रिएटेड। तो ये जो था, ये सही में एक बहुत घिनौना सिस्टम था और कहीं ना कहीं इसी को कहा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि कुछ ज्यादा ही चल गया। इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ ज्यादा ही लंबा ही चल गया। लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा देयर विल बी नो रिवेंज। कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड गो ब्लाइंड। एक आई के बदले पूरा दुनिया को जो है अंधा बना देता है। तो जो है नेल्सन मंडेला ने कहा कि इस एक डेमोक्रेसी चल रहा है, अब जो सिस्टम आएगा उससे कहीं ना कहीं द एंटायर ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वो ये भी कहता है, लोग भूलता नहीं है, देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के बिना हम लोग कुछ नहीं। नेल्सन मंडेला हमारे कहानी का हीरो, उन्होंने याद किया पहले की कहानी। वो कहा वी हु वर आउटलॉज नॉट लॉन्ग अगो, हम लोग जो आउटलॉज थे, एक तरह से बहिष्कार कर दिया गया था हम लोग का। आप लोग को शायद पता हो कि ना हो, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम भी जो था ना, काफी साल तक उन लोग को बहिष्कार कर दिया गया था, नहीं खेल पाए थे। क्यों? गवर्नमेंट जो है एपार्थाइड सपोर्ट करता था और बाकी जो नेशंस थे ऑब्वियसली दे वर अगेंस्ट इट। तो डिप्लोमेटिक टाइज जो है ये कहीं ना कहीं टूट गया था बाकी नेशंस से। तो साउथ अफ्रीका
was considered outlaws. तो नेल्सन मंडेला आज खड़े होकर कहता है पूरे विश्व के सामने कि हम लोग जो आउटलॉस थे, अब जो है हम ये प्रिविलेज मिला है आप लोगों को होस्ट करने का, आप गुणीजनों को होस्ट करने का, हमारे सामने बैठाने का। यह विक्ट्री जो है केवल मात्र हम लोग का नहीं है, यह विक्ट्री आपका है, आपका है, आपका है, हमारा भी है। और यह विक्ट्री जो है इट इज अ विक्ट्री जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस का, शांति का, ह्यूमन डिग्निटी का, यह है विक्ट्री। आखिरकार हमें अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मिला है, पॉलिटिकल मुक्ति हमें मिल चुकी है, लेकिन अब दायित्व और बढ़ गया है। अब आजाद है, अब दायित्व और बढ़ गया है। कहते हैं इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। को आजादी मिला है, अब आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा। तो वो कहा कि आज यहां पे खड़े होके मैं शपथ लेता हूं कि देश को गरीबी, डिप्रीवेशन, जिस चीजों से उन लोग को गुमराह किया गया, दूर रखा गया, सफरिंग, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, अलगाव, सबके खिलाफ ये सरकार है। वी विल प्रोवाइड जस्टिस, वी विल प्रोवाइड फ्रीडम। सही मायने तो उस आदमी ने खड़े होकर ये बात कहा, और बातें तो बहुत कोई कहती है। मैंने कहा था ना, आप लोग खुश होते हैं, अच्छा लगता है आपको देख के मोटिवेशनल स्टोरीज, इससे बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी का वो बोला नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। एक छोटा सा कहानी शेयर करता हूं फिर से, एनेक्डोट। वो कहानी कुछ इस तरह है, जब डिक्लर और उनके जो कैबिनेट को पता चला, एक लगा कि अब जो है तख्ता पलट होने वाली है, तो उन लोगों से पूछा, कैबिनेट वालों से, कैन यू सर्व अंडर दिस मैन? क्या आप इस आदमी के अंडर काम कर सकेंगे? कि उनमें कुछ बातें खास थी। उन्होंने कहा वी थिंक वी कैन, हमें लगता है हम कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक खास व्यक्ति है, वंस इन अ लाइफ टाइम पर्सन। तो ये बात जो उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, कितना सुंदर बात उन्होंने कहा। बोला कि खूबसूरत देश जो है फिर कभी यहां पे एक के द्वारा दूसरे पे अत्याचार नहीं होने देंगे, होगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम को अब जो है शासन करने दीजिए, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करें, आशीर्वाद दें। कुछ मोमेंट्स बाद आप लोग 26 जनवरी को देखे होंगे, एरोप्लेन्स, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जो है एक एग्जीबिशन होता है। तो यहां पे भी हुआ। कहां पे हुआ? यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया। याद रखिएगा डेट क्या था, बस एक डेट याद रखिएगा, 10 मई 1948। सॉरी, बस एक डेट याद रखिएगा, 10 मई 1994। सॉरी, गॉट अ बिट डिस्ट्रैक्टेड। तो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिटरीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। देखिए खास क्या था, ये पॉम, ये शो, ये खास नहीं था। खास क्या था? खास था कि इस मौके पे जो जनरल्स थे डेक्ड विद बैजेस, वो लोग जो है वहां पे आए हुए थे, एंड दे वर प्लेजिंग देयर एलिजेंस टू द गवर्नमेंट, टू नेल्सन मंडेला, कि अब हम, चाहे हमारे बीच में कोई भी पॉलिटिकल डिफरेंस हो, लेकिन अब हम लोग सभी आपके साथ हैं। मंडेला याद करता है कि आज से कुछ साल पहले अगर ये लोग मुझसे मिले होते तो सल्यूट नहीं करते, अरेस्ट करते, लेकिन नाउ द डाइसेस हैव टर्न्ड,
पासा पलट चुका है। फाइनली एक शेवरॉन, एक वी शेप इंपाला जेट का फॉर्मेशन जो है वहां से क्रॉस करता है और अफ्रीकन फ्लैग में जो कलर्स है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये कुछ कलर्स है अफ्रीकन फ्लैग के, साउथ अफ्रीकन फ्लैग के। तो ये जो है ये एक वी शेप फॉर्मेशन बना के पीछे धुआं छोड़ते हुए इस कलर्स का पास किया। और कोई भी इस तरह के सेलिब्रेशन का जो एक बहुत खास पल रहता है वो होता है नेशनल एंथम। और आप लोग को शायद पता होना हो और पता चल जाएगा, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम्स हुआ करते थे। अब नहीं, उस समय हुआ करते थे। एक नेशनल एंथम का नाम है निकोसी सिकलेली अफ्रीका। मैं धीरे बोलता हूं, स्लोली बोलता हूं। निकोसी सिकलेली अफ्रीका। क्या है नाम? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि जो है आपको समझ में आए। तो 2 नेशनल एंथम हुआ करते थे साउथ अफ्रीका में। एक है निकोसी सिकलेली अफ्रीका और दूसरा डाइस्टन। ये वाला जो है डाइस्टन, ये ओल्ड नेशनल एंथम और ये जो है नया। जब साउथ अफ्रीका वाज अंडर द व्हाइट्स तब जो है डाइस्टन यूज्ड टू बी द नेशनल एंथम, लेकिन अब जब की तख्ता पलट चुकी थी तब निकोसी सिकलेली अफ्रीका जो कि हिम्न था। हम लोग भजन गाते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन लोग जो है दे सिंग हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड ऑलमाइटी। तो ये हिम्न हुआ करता था, HYMN। ग्रेजुअली ये जो एक एंटी गवर्नमेंट सॉन्ग बन गया, एक एंटी गवर्नमेंट सॉन्ग, एक प्रोटेस्ट। और जब फाइनली साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड एज नेशनल एंथम, निकोसी सिकलेली अफ्रीका। ये बहुत जो है एक इमोशनल मोमेंट था नेल्सन मंडेला के लिए। दोनों गाने जो है एक बार में वहां पे जब प्रस्तुत किया जा रहा था, इट वाज एन इमोशनल मोमेंट फॉर हिम। ही वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। यहां पे बार बार देखिए वो पीछे पलट के देख रहा है, लेकिन यहां पे पीछे पलट के देखने का मतलब यह नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है। पास्ट को याद रखते हुए आगे बढ़ना, ये होती है महानता की निशानी। तो उन्होंने मेंशन किया है एंग्लो बोअर वार का। कौन वार का? एंग्लो बोअर वार का 2 हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेकंड जो था, मैं ईयर तो बोल रहा हूं पर आप याद नहीं रखिए, नॉट इंपॉर्टेंट, बस नाम याद रखिए। एंग्लो बोअर वार किसके बीच में था? द बोअर्स, 2 मेन फ्री कबीले जो थे, लोग जो थे, एंग्लो मतलब ब्रिटिश और बोअर्स के बीच में। बेसिकली आप समझ लीजिए साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। ये वार क्यों हुआ? क्योंकि उस समय डायमंड माइंस जो है वो डिस्कवर किए जा रहे थे, एंड डायमंड इज एन एसेट, वैल्यूएबल एसेट। तो ऑब्वियस सा बात है, इंग्लैंड चाह रहा था कि डायमंड्स जो है वो माइन करे और अपने पास रखे। और ये वार हुआ, आजादी वर्सेस मटेरियल ग्रीड, जीता साउथ अफ्रीका। लेकिन जीतने के बाद जो है एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ, किस चीज का? एपाथीट का। याद रखिएगा, बार बार घूम के ये बातें आएंगी। एपाथीट जो है वापस घूम के वापस आया, वापस नहीं बोलेंगे, वो आया। क्यों? क्योंकि अब ये सरकार जो बना, धीरे धीरे वो अपने जो व्हाइट्स थे वो अपने बीच के पॉलिटिकल डिफरेंसेस को दूर रखते हुए यूनाइट हुए और इन्होंने एपाथीट बनाया, रेशियल सेग्रीगेशन, एकदम अलग कर देना व्हाइट्स को नॉन व्हाइट्स को, इन ह्यूमन तरीके से। नेल्सन मंडेला ने कहा है, मैंने कहा था मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बोलना है। इट वॉज द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। बहुत हार्श, बहुत इनह्यूमन, अमानविक एक सोसाइटी का गठन। निकोसी सिकलेली अफ्रीका
डाइस्टेल, थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, ये क्या थे? नेशनल एंथम्स थे। और वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी में ये दोनों को गाया गया। लेकिन एक खास बात, डाइस्टेल गाए नॉन वाइट्स को, निकोसी सिकेलेली अफ्रीका गाए वाइट्स। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। तो ये जो एपार्थाइड का गवर्नमेंट था, सिस्टम था, पॉलिसी था, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्यूटिफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये ऐसा ही नहीं मिला। हम अपने भारत की आजादी के बारे में भी अगर सोचें तो आजादी ऐसे ही नहीं मिली, बहुत लहू बहे, बहुत सेक्रीफाइसेस हुई, तब जाके आजादी मिला। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका आल्सो गॉट इट्स फ्रीडम, द ब्लैक्स गॉट द फ्रीडम, इक्वल राइट्स। कैसे? सैक्रिफाइस। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं thousands of peoples sacrificed। ये ना तो काउंट किया जा सकता है कितने लोग, ना ही इसे रीपे किया जा सकता है। इसको रीपे नहीं कर सकते हैं, ये कर्ज नहीं चुका सकते हैं। ये क्या है? ये लाइंस पे गौर कीजिएगा। मैं कहीं ना कहीं जो लाइंस इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ स्ट्रेस कर दूंगा, ताकि जब हम लोग घूम के आए क्वेश्चंस में, इफ टाइम अलाउज, तब हम लोग को इसके बारे में पता रहे। तो मैं लाइंस बोल रहा हूं। I was simply the sum of those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. तो क्या कहता है? मैं जो हूं, मैं क्या हूं? I am the sum total। मैं कहीं ना कहीं सम टोटल हूं। किनका? जो मेरे से पहले जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके सैक्रिफाइसेस का मैं एक सम टोटल हूं। और अब एक नया दौर शुरू हुआ है, और उस नए दौर में मैं जो हूं, एक नया कारवां का शुरुआत करने वाला हूं। तो बातें आके मेरे पे रुकी और बातें मेरे से फिर शुरू हुई। कितनी खूबसूरत लाइन है। याद रखिएगा, एक ऑटोबायोग्राफी है कि और ने इनके बारे में नहीं लिखा। जब वो रॉबिन आइलैंड में थे 1970s में, जो है वो लिखना शुरू किया। जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था उसको ले लिया गया था, कन्फिस्केट कर लिया गया था, लेकिन जो है मदद से जो है कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हुआ। पॉलिसी जो था, फिर हम बोले थे ये बातें घूम फिर के आएंगी वापस, एपार्थाइड। तो बोलता है ये जो पॉलिसी है एपार्थाइड का, ये बहुत डीप और एक बहुत लास्टिंग, बहुत गहरा और बहुत सुदूर प्रसारी जो है एक घाव मेरे देश के लिए था, मेरे लोगों के लिए था। डिकेड्स, दशक, ऑपरेशन, ब्रुटैलिटी, ये सब जो था, हम लोग, आप लोग भी सुने होंगे, when the going gets tough, the tough gets going. When the going gets tough, the tough gets going. और एक कहावत है, a smooth sea never made a skilled sailor। एक शांत समुंदर कभी कुशल नाविक नहीं बना सकता है। तो जब गोइंग टफ हुई, तब कुछ महान आदमी जो बहुत सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, वो उभर के आए, वो सामने आए। क्या नाम था उनका? देखिए, वो अकेले सब क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि याद करने से भी क्या होता है, उनका कर्ज जो है वो चुका नहीं पाएंगे। तो नाम क्या था उनका? वाल्टर सिस्यूलस, ओलिवर टैम्बोस, चीफ लुथुलस, यूसुफ डाडूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस। याद रहेगा? देखिए, कोशिश कीजिए इसको थोड़ा याद रखने का। ये जो लोग थे, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे, बहुत स्पेशल लोग थे। और उन्होंने कहा है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। इतना महान पर्सनालिटी बनने के लिए शायद बहुत बुरा दौर से गुजरना पड़ता है। और वो एक बात कहता है, बहुत खूबसूरत बात है ये, कि हमारा देश जो है वो डायमंड के लिए और भी प्रीशियस स्टोन्स के लिए जाने जाता है। लेकिन मेरा मानना है, आई मीन नेल्सन मंडेला का मानना है, कि हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है वो है हमारे लोग। बड़े बड़े कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहता है, बिकॉज द बिगेस्ट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स। तो वो कहता है कि महिलाएं, पुरुष जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिलियंस दिखाते हुए जो है वो इस स्ट्रगल का हिस्सा बने। और जो है वो कहा कि इन लोगों को देख के, फिर से गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स वो कहता है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। क्या बोले वो? डर, आई मीन करेज जो है, साहस, डर की अनुपस्थिति नहीं है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट एक जोरदार जीत उस डर के ऊपर। कोई निडर है, इसका मतलब ये नहीं कि, नहीं निडर नहीं बोलेंगे, कोई अगर बहुत साहसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरा नहीं है। अगर वो डरा भी तो उसके ऊपर उसने फतह पाए, जीत पाए। वो ये भी बोले, फिर से टेक नोटिस, कोई भी जो है वो जन्म से नफरत करना नहीं सीख के आता है। चाहे वो बैकग्राउंड का हो, अमीर गरीब, गोरा काला, ये कोई जब जन्म लेता है सीख के नहीं आता है। A child when he is born, he or she loves everybody. वो सीखता है नफरत करना। लव नेचुरल है, नफरत सीखा जाता है, लोग सिखाते हैं। तो अगर वो नफरत करना सीख पाएंगे तो प्यार करना क्यों नहीं? उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। जब वो जेल में थे, मैंने कहा था कि कितनी यातनाएं उन्हें भुगतनी पड़ी थी, लेकिन कभी भी रिवेंज या कोई हार्श वर्ड नहीं। उन्होंने कहा, जब मैं प्रिजन में था, जो मेरे ऑफिसर्स थे बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन कभी कभी जो है ना, उनके आंखों में पल भर के लिए मुझे अच्छाई दिख जाती थी। अच्छाई हर किसी में होती है। अच्छाई एक ऐसी चीज है जिसको एक्सटिंग्विश, जिसको बुझाया नहीं जा सकता है, नहीं बुझेगा। अच्छाई नहीं बुझ सकता है, वो छुपा हो सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता है। नेल्सन मंडेला को ये बात पता था और उसने कहा कि अच्छाई छुप नहीं सकता है। साउथ अफ्रीका में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो कहता है कि एक आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो दायित्व होते हैं। क्या होते हैं? दो दायित्व, टू ऑब्लिगेशंस। ठीक है, एक दायित्व जो होता है, पहला होता है टू द फैमिली, टू पेरेंट्स, टू वाइफ एंड चिल्ड्रन। याद रखिएगा, दो ऑब्लिगेशन। दो ऑब्लिगेशंस क्या? एक अपने फैमिली के प्रति, एक अपने देश के प्रति। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये दोनों चीजें नहीं हो सकती थी। अगर आप फैमिली से प्यार करेंगे, फैमिली को समय देंगे, देश को नजरअंदाज करेंगे तो नजरअंदाज कीजिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे देश को भी प्यार करें, देश के लिए भी करें, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएं और फैमिली के साथ भी समय दें, फैमिली को भी प्यार करें, फैमिली को भी रखने की कोशिश करें अपने साथ, नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत दुखद स्थिति थी। तो वो कहता है कि हम भी शुरू में ऐसे नहीं थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउट माई फैमिली। ये समय के साथ हुआ। मैंने जब देखा कि लोग बेकार मरे जा रहे हैं, बेकार बेवजह मर रहे हैं, तो मुझसे नाराज नहीं किया और मैंने प्रायोरिटीज चुनी। आई मेड माई चॉइस। जब छोटे थे, देखिए फ्रीडम का मायने भी बदलता है। वो कहता है, जब मैं छोटा था मेरे लिए फ्रीडम क्या था? नदी में तैरना, जो बुल्स है, बफेलोज है, उनके पीठ पर चल के घूमना, कहीं मिलीज रोस्ट करना। लेकिन जब मैं, और ये मेरे लिए फ्रीडम था। जब बड़े हुए तब ये जो फ्रीडम है, ट्रांजिटरी फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है? ट्रांजिटरी, TRANSITORY, ट्रांजिटरी फ्रीडम। ये नश्वर है, आज है कल नहीं हो। ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स जो है बचपन में थी। फिर आए ऑनरेबल फ्रीडम्स, क्वेश्चन में है ये। फिर क्या आई? फिर आए ऑनरेबल फ्रीडम। वो क्या था? जब वो यंग हुए, जोहानिसबर्ग आए। कहा? जोहानिसबर्ग, बड़ा शहर साउथ अफ्रीका। तो मायने बदल गया। अब फ्रीडम था अपना करियर, अपना चॉइस का बनाना, अपने मर्जी से शादी करना, अपना लाइफ आजादी से बिताना। लेकिन बचपन
जवानी और अब क्या था जब और मैच्योर हुआ, वो ये समझा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड, सिर्फ मेरी आजादी नहीं कर्टेल की जा रही थी, जो भी मेरे जैसे दिखते थे, मेरे रंग के थे, सबकी आजादी, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन किया। और यहां पे आया एक ट्रांसफॉर्मेशन। मैं क्वेश्चंस को साथ में डील कर दे रहा हूं। तो ये जो हंगर फॉर फ्रीडम था, आप जब पढ़ेंगे वो देखेंगे आप, ये जो हंगर फॉर फ्रीडम था, व्हाट डिड इट गिव राइज टू, व्हाट वाज इट्स consequence, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? रिजल्ट था एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? एक डरा हुआ यंग मैन को उन्होंने बोल्ड बना दिया। ये जो बंदिशें थी, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया। एक डरा हुआ आदमी बन गया एक बोल्ड आदमी। एक जो लॉ को मानने वाला अटॉर्नी था, वो बन गया क्रिमिनल। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा हस्बैंड जो अपने परिवार से, अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसका अपना घर ही नहीं रहा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपना जिंदगी बहुत प्यारा था, उसको सन्यासी बनना पड़ गया। सन्यासी इन द सेंस 28 साल प्रिजन में, इट वाज ऑलमोस्ट द लाइफ ऑफ अ मंक। मंक माने सन्यासी, वन हु हैज रिनाउंस्ड द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। मंक लिखा जाता है, मंक प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था? From a law-abiding attorney to criminal, from a darawa young man to a bold young man, from a loving husband to one who lost his home, and from a life-loving man to a monk. और ये कहते हैं फ्रीडम जो है ना, आजादी जो है ना, ये इंडिविजिबल है। ऐसा नहीं कि वो आजाद है और हम ठीक है तो सब कुछ ठीक है, या हम ठीक है और वो नहीं है तो सब कुछ ठीक है। सबको ठीक रहना पड़ेगा। वो कहते थे फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम जो है वो डिवाइड नहीं किया सकता कि हम आप ये वो। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। और जो है अगर हम फ्री नहीं है तो कोई फ्री नहीं है, और अगर वो मेरा भाई फ्री नहीं है तो हम नहीं है फ्री। और लास्ट जो पैराग्राफ है, सुनिए। मैंने कहा था ना, बहुत अत्याचार सहे, घर बार परिवार सब छीन गया, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है? द ऑप्रेसर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से सुनिए, द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। जो अत्याचार करता है उसको भी आजादी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे जो अत्याचारित है उसको आजादी चाहिए। एक वैसा व्यक्ति जो किसी और का आजादी छीन लेता है, अ मैन हु हैज टेकन अनदर मैन्स फ्रीडम, वो भी कैदी है। वो कैदी है हेट्रेड का, विद्वेष का, नफरत का। वो जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक केज में बंद है। वो केज पता किस चीज का है? प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, पहले से धारणा बना लेना, मैं सही हूं ये गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए। He was anybody who oppresses is a prisoner of hatred, नफरत और क्या? prejudice। और I am not truly free। हम खुद कैसे फ्री हो सकते हैं अगर मुझे किसी और का फ्रीडम छीनना पड़े? तो वो कहते हैं फ्रीडम जो है, या कोई भी हो, चाहे वो ऑप्रेसर हो चाहे वो ऑप्रेस्ड हो, दोनों को चाहिए। बोथ नीड टू बी गिवन देयर फ्रीडम। और जो लास्ट लाइन है वो कहता है द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों जो है अपने मानवता से वंचित है। आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती इंसानों से होती है, लेकिन माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। भगवान वाली क्वालिटी है ये इंसान दिल से माफ कर दिया था जो भी हो। आपको शायद पता ना हो, 1990 में इकलौता नॉन इंडियन था जिससे भारत रत्न दिया गया था, और 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। दिस मैन नेल्सन रोलीलाला मंडेला।
कुछ क्वेश्चंस डील करना है। हालांकि मैंने जब पढ़ाया आई डेल्ट विद द क्वेश्चंस, लेकिन एक बार अलग से थोड़ा सा आप लोग YouTube में से देख पाएंगे, तो पॉज करके जहां पे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट से मैंने क्वेश्चंस डिस्कस की थी, तो आप वहां से भी जो है मदद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे लिए, आप सबके लिए बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से। तो पहला क्वेश्चन मैंने कहा था, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी कहां हुआ था? तो इट टुक प्लेस इन अ सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है वो है मंडेला साहब जो है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? वो क्यों धन्यवाद देता है? तो ही थैंक्ड देम बिकॉज दे वर प्रेजेंट देयर एट द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी टू स्टैंड विद द न्यू फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, Why were two national anthems sung? मैंने कहा था कि दो नेशनल एंथम क्यों गाया गया था और क्या था? पहला नाम याद रखिएगा, वो भी याद रखिएगा, निकोसी सिकलेली अफ्रीका और डाइस्टर। Why were two national anthems sung? Because one was the old national anthem sung by the whites और दूसरा जो था निकोसी सिकलेली अफ्रीका, it was a sort of anthem for the blacks, which was the anti-government protest song। तो इसको भी जो है शामिल किया गया था। थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? क्या नेचुरल लगता है मंडेला साहब को? प्यार करना, नफरत करना? तो आंसर ये है, मंडेला थॉट दैट लव कम्स मोर नेचुरली देन हेट। अ पर्सन हैज टू लर्न टू हेट, अ पर्सन इज बोर्न विद लव। तो क्या है? लव जो है वो नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट twin obligations does Mandela mention? मैंने कहा था दो obligations, तो दो obligations क्या थे? First obligation to family, to wife, to children, to mother, father, parents, और दूसरा obligation for the cause of the country, country के लिए, देश के लिए। और last question मैंने discuss is, does Mandela think the oppressor is free? क्या मंडेला साहब को लगता था कि ऑपरेसर जो अत्याचार करता है क्या वो फ्री है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो मंडेला थॉट दैट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड बोथ आर नॉट फ्री। व्हाई इज द ऑपरेसर नॉट फ्री? बिकॉज ही इज केज्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, हेट्रेड। क्या बोले? प्रेजुडिस और हेट्रेड, नफरत और पूर्वाग्रह, ये दोनों के पीछे जो है वो कैद है। तो जब तक वो खुद कैदी है तो वो कैसे जो है आजाद हो सकता है? दूसरा बात, एक ऐसा इंसान, मैन हु हैज टू टेक अनदर मैन्स फ्रीडम इज नॉट फ्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं फिर से डिस्कस किया, और बाकी जो क्वेश्चंस आपको लगता है जो आप पढ़ेंगे भी, मैंने सब डिस्कस किया है। जस्ट गो थ्रू माय लेक्चर एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।